सपनों की आस में पथराती आंखें, आपकी घुटन को मिलेगी हमारी आवाज। आप भी बनिए हिस्सा डिजिटल क्रांति का। संचार के सबसे तेज माध्यम से पहुंचिए ताज़ा समाचारों तक। लॉग इन कीजिए www.ind24.tv। एक क्लिक पर जानिए देश और दुनिया का हाल। लीजिए मजा लाइव टीवी का। देखते रहिए IND24। नमस्कार। और देखिए IND24 के विशेष प्रोग्राम। IND24, सबकी बात सच के साथ। अंधेरे के बीच सवेरे की आस, दम तोड़ती उम्मीद, जो चाहे विश्वास। सपनों की आस में पथराती आंखें, आपकी घुटन को मिलेगी हमारी आवाज। आप भी बनिए हिस्सा डिजिटल क्रांति का। संचार के सबसे तेज माध्यम से पहुंचिए ताज़ा समाचारों तक। लॉग इन कीजिए www.ind24.tv। एक क्लिक पर जानिए देश और दुनिया का हाल। लीजिए मजा लाइव टीवी का। देखते रहिए IND24। नमस्कार। और देखिए IND24 के विशेष प्रोग्राम। IND24, सबकी बात सच के साथ। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने रविवार को दिल्ली में संकल्प पत्र जारी किया। मैनिफेस्टो के जरिए बीजेपी ने 2047 तक के विकसित भारत के विजन को बताने की कोशिश की है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में जो अहम वादे किए उनमें आज भाजपा ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है। अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना 2029 तक, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का लाभ। मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख रुपए। गरीबों को 3 करोड़ घर। एक राष्ट्र, एक चुनाव और एक सामान्य मतदाता सूची प्रणाली का वादा अहम है। भाजपा इसे 2047 तक का विजन बता रही है तो कांग्रेस इसे नए जुमले, नए पोस्ट बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि पिछले चुनाव के वादे पूरे न करने पर बीजेपी को दलितों, किसानों, युवाओं और आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए। संकल्प पत्र या मोदी की गारंटी पत्र, जो भी ये नाम देना चाहें, हमें इस नाम से बड़ी घोर आपत्ति। इसका नाम माफीनामा होना चाहिए। इन्हें दलितों से माफी मांगनी चाहिए थी, किसानों से माफी मांगनी चाहिए थी, इन्हें नौजवान, जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनसे माफी मांगनी चाहिए थी। जरा गरीब की थाली को देख लेते तो खुद आज उसको माफी पत्र कहते, माफीनामा कहते। 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया, जिनको राशन दे दी। 84% बच्चों को बेरोजगार बना दिया, जो आज घरों में नशा कर रहे हैं। देश में 10% लोगों के पास 90% संपत्ति पहुंच गई और 90% के पास 10% संपत्ति बची। बीजेपी अब कुछ भी कर ले, देश की जनता समझ चुकी है। मोदी जाएंगे और इंडिया गठबंधन आएगा। उधर दूसरे दिन भाजपा ने देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के संकल्प पत्र की खूबियां गिनाई। मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा ने बताया कि ये 5 वर्ष के लिए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आधार पर ही केंद्रित संकल्प है। कि ये संकल्प पत्र पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने पहले संकल्प लिए थे, उनको गारंटी के साथ जो पूरा किया, आगामी आने वाले 5 वर्षों के लिए ये जो संकल्प पत्र है, ये मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र के माध्यम से आगामी 2047 का विकसित भारत बनेगा, उसके इर्द गिर्द इस संकल्प पत्र को भारतीय जनता पार्टी ने आज केंद्रित किया है। माननीय मोदी जी ने
10 साल में जो सरकार के माध्यम से पूरे भारत का विश्वास जीता, दुनिया में एक साख बनाई। आमतौर पर पार्टी पहले घोषणा पत्र देती थी, वो घोषणा पत्र से बदल करके उनने इसका नाम दिया संकल्प पत्र। संकल्प वो जिसको पूरा करा जाए। घोषणा कभी कभी होती है, कभी नहीं होती, लेकिन जो मोदी जी का स्वभाव है, जिसमें वो कहते हैं गारंटी की भी गारंटी है, वही बोल सकता है जिसके अंतर्मन में अंदर तक इस शब्द की महत्ता छिपी हो। भाजपा मोदी मैजिक और हिंदुत्व की लहर पर सवार होकर तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी में है, तो कांग्रेस वादा खिलाफी पर ही घेर रही है। इसके साथ ही उसे अपने मैनिफेस्टो न्याय पत्र से भी बड़ी उम्मीद है। इसमें कांग्रेस ने 400 रुपए मजदूरी, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख, MSP कानून, जातिगत जनगणना, वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध, समय पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव तय, EVM के जरिए वोटिंग लेकिन VVPAT की पर्ची से मिलान, 10वीं अनुसूची में संशोधन का वादा, दल बदल पर सदस्यता समाप्त, संसद और राज्य विधानमंडलों की निगरानी में पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां जैसे वादे किए गए हैं। अब देखना यह है कि भाजपा के संकल्प पत्र और कांग्रेस के न्याय पत्र में जनता को कौन ज्यादा लुभा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, IND एजेंडा संकल्प पत्र वर्सेस न्याय पत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में क्या है जनता के लिए खास? पिछले मैनिफेस्टो पर कितनी खरी उतरी मोदी सरकार? कांग्रेस क्यों बता रही अपने न्याय पत्र को भारतीय जनता पार्टी से बेहतर? किसका मैनिफेस्टो नजर आ रहा जनाकांक्षाओं के करीब? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, कांग्रेस का न्याय पत्र है। पॉलिटिकल जद्दोजहद के इस दौर में कोई ऐसा पत्र नहीं है जो आम जनता की तकलीफों तक पहुंचे। आज़ादी के 70 साल बाद अगर हमें संकल्प लेने पड़ रहे हैं, आज़ादी के 70 साल बाद अगर हम न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, आज़ादी के 70 साल बाद अगर हम स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं, आज़ादी के 70 साल बाद 75 साल बाद अमृत काल में अगर 90 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पहुंचाना पड़ रहा है, ये वो हैं जो हमारी तमाम बड़ी बातों पर, हमारे तमाम बड़े दावों पर, ये वो प्रश्न हैं, ये वो मुद्दे हैं जो सवाल खड़े करते हैं। निश्चित रूप से राजनीतिक दल बड़े बड़े दावे करते हैं। आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल ही ईमानदारी के जाज़म पर ही बैठकर आई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से आरोप लगाए थे उस समय दिल्ली सरकार पर, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कि आते ही आधी दिल्ली की सरकार जेल के शिक्षकों के पीछे होगी, अब आधी सरकार उनकी जेल के शिक्षकों के पीछे है। तो कुल मिलाकर मति भ्रम में है जनता, लेकिन जनता के पास पहुंच जो भी जाता है, जो भी जनता तक अपनी बात पहुंचा लेता है, देश की जनता है भोली भाली। यह देश अभी भी मूर्ति पूजक देश है, यह नेतृत्व के पीछे खड़ा होने वाला देश है, यह देश भावनाओं का देश है, यह देश संभावनाओं का देश है। तो जहाँ भावनाएं दिखती हैं, जहाँ संभावनाएं दिखती हैं, जहाँ धार्मिक आस्थाओं का सम्मान दिखता है, वहाँ ये देश खड़ा हो जाता है, बुनियादी ज़रूरतों और मुद्दों को छोड़कर भी। इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कहीं बेहतर दिखती है, और यही वजह है कि बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को लगातार मात देती आई है। अब 2024 में कांग्रेस की न्याय पत्र और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र कौन भारी पड़ेगा, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा।
विवेक त्रिपाठी जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। मिलन भार्गव जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तो संकल्प पत्र आ गया है। मिलन जी, संकल्प में हर संकल्प को पूरा होने की गारंटी भी दे रहे हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से देखिए, चुनाव का सरगर्मियां हैं और चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। तारीखों के ऐलान के साथ जिस प्रकार से हमने अपना संकल्प पत्र लाया है और 10 वर्षों का जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है, उसके साथ जो नए पैमाने और विजन के साथ टेलीविजन पर रखने की जो बात उठ रही है, देखिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में भविष्य का भारत देखा था, उस गति के साथ 10 वर्षों में जिस समग्रता के साथ विकास के पैमाने भारत ने छुए हैं, आज वैश्विक स्तर पर भारत की जय जयकार हो रही है। भारत को गंभीरता से लिया जाने लगा, सुना जाने लगा। और आप देखें कि किस प्रकार से भारत कई चीजों में आज इंपोर्टर की जगह एक्सपोर्टर होता जा रहा है। तो ये बताता है कि आर्थिक रूप से प्रगति भारत ने की, सामरिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक और आपके जो है दूरदर्शन नहीं हो रहे हैं, उसका क्या मतलब? आजादी के अमृत काल में भी लाइट जाने से अगर वीडियो बाधित हो जाए तो बहुत ही दिक्कत है, वो भी भारतीय जनता पार्टी। मोबाइल का डेटा, हाँ जी नवीन जी, आपकी आवाज नहीं है। मोबाइल का डेटा तो आ रहा होगा आपका, मतलब आपका वीडियो नहीं मिल पा रहा है हमें। आजादी के अमृत काल में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का वीडियो न मिल पाना भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इस विषय को उठाकर यदि भारतीय जनता पार्टी के विकास पे ही प्रश्न चिन्ह करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि जिस बेहतरी के साथ विकास के पैमाने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छुए, वो निश्चित रूप से पिछली सरकारों ने नहीं छू पाए थे। लेकिन प्रयासरत जिस प्रकार से समझता के साथ जो 70 सालों में नहीं होना था, वो 10 वर्षों में करके दिखाया, और जो नहीं हो पाया उसको आगे करने का निश्चय करके संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप देखें कि किस प्रकार से आज हमने जो भविष्य का भारत देखा है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर में जो 3 खंड बांटे हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उस दिशा में जो आयाम हमने छू लिया, हम उसको आगे ले जाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आप दृढ़ संकल्प देखें कि संकल्प पत्र में आयुष्मान भारत ने आज 40 करोड़ आबादी को जो आयुष्मान भारत से चिकित्सा की दिशा में जो अमूलचूल परिवर्तन लाया कि गरीब इलाज कराने के लिए यदि वो कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कराना चाहे, उच्च स्तरीय इलाज को पाने का वो भी हकदार है। उसको सुरक्षा कवच देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार जो परिवर्तन लाने की तरफ आगे बढ़ा है, वो 70 वर्ष से ऊपर जो भी बुजुर्ग रहेंगे उस दायरे में उनको भी शामिल किया जाएगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ जो लंबे समय से मांग की जा रही थी, क्योंकि हमारा बहुत सारा समय सरकारों का चुनाव कराने में चला जाता है, आचार संहिता में चला जाता है। तो क्यों ना इस देश में एक ही इलेक्शन हो, एक साथ हो सारे, ताकि विधानसभा लोकसभा का जो समय है वो एक साथ उपयोग होके जिस दिशा में सरकारों को काम करना है वो कर सके। इस दिशा में भी हमने दृढ़ निश्चय के साथ संकल्प लिया है। आने वाले समय में जो सौर ऊर्जा को लेकर आज विश्व भारत की तरफ देख रहा हो, जिस गति से भारत ने आयाम छुआ है, निश्चित रूप से विश्व को एक नई ऊर्जा मिली है। और सौर ऊर्जा का किस प्रकार से इस्तेमाल करके वैकल्पिक दिशा में ग्रीन एनर्जी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये भी अपने आप में एक अतुलनीय और कल्पनीय था। तो उसको पूरा करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ रही है। आप रेलवे में देखिए, आज 13 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से रेल पटरियों को हमने 10 वर्षों में पूरा करके दिखाया। और आने वाले समय में जो हमने लक्ष्य लिया है, वो 31,000 किलोमीटर का जो दायरा है पटरियों का, वो बढ़ाकर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाएंगे। आज देश के स्टेशन जिस प्रकार से भौतिक रूप से एयरपोर्ट से भी ज्यादा अच्छे विश्व स्तरीय बनाने का प्रयास भी सरकार ने किया, वो भी सरकार और जनता आपस में देखकर सरकार से संतुष्ट है। और आगे चलकर हम उसको और विकसित कैसे करें। आप देखिए, हवाई मार्ग को भी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 1000 नए हवाई जहाजों का ऑर्डर देकर जिस गति के साथ आगे बढ़ने की जो कल्पना की है, उसमें भी हमने संकल्प के साथ वादा जनता से किया। और सारे संकल्प को यदि देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का गठन किया था, आज आप देखिए 370 खत्म करने की बात हमारे जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी का दृढ़ संकल्प था, आज हमने पूरा करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी का हमारा पुराना संकल्प था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, तो आज सरकार ने बनाकर मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। तो ये संकल्पों की श्रृंखला है जो हमारे पूर्व संकल्पों पे आप ध्यान देंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी की यही है, कथनी और करनी में अंतर नहीं है, इसलिए आज प्रतिक्रिया लेता हूं। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है मिलन जी? प्रतिक्रिया लेता हूं सेकंड राउंड में। जरा सुन लीजिए, आप कांग्रेस के विवेक त्रिपाठी हैं। विवेक जी,
कांग्रेस ने अपने बुद्धि विवेक से जो न्याय पत्र बनाया है, लेकिन न्याय पत्र जब आप बनाएंगे तो सवाल आपके तरफ भी खड़े होंगे, क्योंकि अगर जनता के साथ कोई अन्याय आज़ादी के बाद हुआ है तो लंबे समय तक आपकी सरकारें रही हैं, दायित्व आपका भी था। बहरहाल न्याय किस बात के लिए चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये निश्चित रूप से एक मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन जनता जुड़ी नहीं उससे। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित ही आज देश में जो व्यवस्थाएं हैं और जिस तरीके से भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान पर निरंतर प्रहार कर रही है, आज आम आदमी की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आज देश का किसान जब अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरता है तो भाजपा के नेता उनको खालिस्तानी की उपाधि देते हैं। आज मणिपुर जब जल रहा होता है तब भाजपा के नेता मौन होते हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र की सरकार में जो भाजपा नेत्रियां हैं, जो भाजपा की मंत्री हैं, उनमें से एक भी मणिपुर जाके एक माता बेटी की अस्मिता पर उठ रहे हमले को रोकने के लिए प्रयास नहीं करती है। आज देश महंगाई की आग में जल रहा है। आज जिस तरीके से बेरोजगारी चरम पे है, देश का युवा अपने घर परिवार का भरण पोषण करने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। और चुनाव से पूर्व जिस तरीके से मोदी जी ने गारंटी दी थी कि प्रति वर्ष में 2 करोड़ रोजगार यहाँ युवाओं को उपलब्ध कराऊंगा, आज उस गारंटी पे मोदी जी बात करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से चुनाव से पूर्व उन्होंने कहा था कि काले धन पे प्रहार करूंगा, स्विस बैंक में जो पैसा जमा है वो वापस लाऊंगा, तो एक एक आदमी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए पहुंचाऊंगा, कहीं ना कहीं आज उस पूरे विषय पे वो चर्चा करने से बचते नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते थे कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा, चुनाव जीत गए, भ्रष्टाचार मुक्त कैसे हो रहा है? भ्रष्टाचारियों को भाजपा में शामिल करा रहे हैं। चुनाव से पहले भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे थे, चुनाव जीत गए, सरकार बन गई, प्रचंड बहुमत मिल गया जनता का, कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना करने लगे। कहीं ना कहीं दोहरे चरित्र को उजागर करता है। जिस तरीके से लोकतंत्र आज खतरे में, तो न्याय की आवश्यकता है। आज जब किसानों के ऊपर काले कानून थोपे जाते हैं और किसान उस काले कानून के विरोध में सड़कों पर उतरता है, तो 4 दीवारी में बंद करके किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जाती है, सड़कें जाम कर दी जाती है, अपनी बात को कह ना पाए, वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। तो इस तरीके की जब स्थिति भारत के अंदर हो रही है तो कहीं ना कहीं आज न्याय की आवश्यकता है। मणिपुर जलता रहा पर प्रधानमंत्री मौन रहे, एक दौरा वहां तक जाने की जहमत नहीं उठाई। आज आप देखिए जिस तरीके से चंडीगढ़ में चुनाव जीतने के लिए निर्वाचन अधिकारी ने बीजेपी एजेंट के रूप में वहां पे कार्य किया और सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। आज लोकसभा चलते चुनाव में कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं, आर्थिक रूप से हम पे हमला किया जाता है, हमारे प्रत्याशियों को डराने धमकाने के लिए पुलिस भेजी जाती है, हमारे विधायकों के घर में 4-4 घंटे 5-5 घंटे पुलिस बल धमकाता है, हमारे छिंदवाड़ा के प्रत्याशी के घर में एक वीडियो के आधार पे, एक वीडियो का आधार बना के आप हमारे प्रत्याशी की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं भाजपा के भय को दिखाता है। आप कांग्रेस मुक्त भारत का सपना लेके चले थे, आज कांग्रेस युक्त भाजपा होती दिख रही है, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के दोहरे चरित्र को दिखाता है। आम मूल मुद्दे जो है, जनता की जो समस्या है, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री एक बार अपने मुंह से बेरोजगारी के विषय में चर्चा नहीं करते, महंगाई के विषय में चर्चा नहीं करते, भ्रष्टाचार के विषय में चर्चा नहीं करते। निरंतर जिस तरीके से आम जनता परेशान है, मूल मुद्दों पे बात करना चाहती है, मूल मुद्दों पे संवाद करना चाहती है, परंतु सरकार द्वारा जो संवादहीनता अपनाई जा रही है, यहां पे आप अगर कोई भी सही मुद्दा उठाना चाहते हैं तो आपको देश विरोधी करार दे दिया जाता है। सरकार की कमियों को बताना चाहते हैं, सुधार की आप यहां पे प्रयास करना चाहते हैं तो आपके खिलाफ में ईडी सीबीआई लगा दी जाती है, आप पे झूठे प्रकरण दर्ज कर दिए जाते हैं, आपको जेल में ठूस दिया जाता है। 10 साल की इनकी सरकार थी, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते थे, जितने लोगों पे आरोप लगाए आज तक किसी को भी सजा क्यों नहीं दिला पाई, ये बहुत आश्चर्य की बात है। इनने सैकड़ों नोटिस दिए, सैकड़ों बार पूछताछ के लिए विपक्ष के नेताओं को बुलाया, एक युवा नेता को तो देशद्रोही तक कह दिया गया कि जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए, सजा क्यों नहीं हुई? मैं पूछना चाहता हूं कि सिर्फ प्रोपेगेंडा बना के छवि खराब कर देने से, विपक्ष की आवाज को दबा देने से ऐसा सत्ता का लालच कहां तक ठीक है? तो आज न्याय की आवश्यकता है कि जितने प्रोपेगेंडा भाजपा द्वारा फैलाए जा रहे हैं, जनता इस बात को समझ चुकी है। आज जनता परिवर्तन चाहती है, जनता मूल मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जनता मूल मुद्दों पर वोट करना चाहती है, परंतु भाजपा मूल मुद्दों से भटकाने का यहां पे प्रयास कर रही है, गुमराह करने का प्रयास कर रही है। और निरंतर जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री अपनी कही हुई बातों से ही पलट चुके हैं, तो ये देश में कहीं ना कहीं आज आपातकाल की स्थिति है और देश का नागरिक अपने मूल मुद्दों पे चुनाव में चर्चा चाहता है। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूं, सुरेश शर्मा जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। बहुत इलेक्शन देखे हैं उन्होंने, इस प्रकार का इलेक्शन जो है, इस प्रकार का माहौल जब व्यक्तिमय हो जाए,
कहीं ना कहीं विधानसभा में भी पूरा दारोमदार मोदी जी के चेहरे पर था सुरेश जी। लोकसभा में तो है ही, मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार, ये जो एक तरह से कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को अपना प्रतीक पुरुष मान लिया है। और निश्चित रूप से जब कोई व्यक्ति नेतृत्व करता है, पार्टी का समर्थन उसे मिलता है, और अगर उसे पार्टी पूरी तरह से समर्थन करती है, आगे बढ़ाती है, तो वो एक स्थापित नेतृत्व हो जाता है। ऐसा ही राहुल जी के साथ भी कांग्रेस लगभग कोशिश कर रही है, लेकिन हो नहीं पाए। अब ये संकल्प और न्याय की बात है। आप इस पूरे चुनाव को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? मतलब अब चुनावी माहौल पहले और अब का अंतर, और क्या क्या जनता समझ पाएगी, नहीं समझ पाएगी? मीडिया को ही समझ में नहीं आता है कि क्या है मूलतः। देखिए नवीन जी, इस चुनाव का जो वातावरण है वो बिल्कुल साफ स्पष्ट है। इसमें कहीं से कोई शक संदेह वाली स्थिति नहीं है। पहली बात यह है कि नेतृत्व दो पक्ष में है। एक इंडी गठबंधन का नेतृत्व है, एक जो है एनडीए का गठबंधन है। तो इन दोनों के जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व की क्षमताओं, विश्वसनीयता और जिसको कहते हैं ना डिलीवरी, इन तीनों के ऊपर एक दूसरे की तुलना होती है। तो इसमें भी कुछ बातें अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। दूसरी बात यह है कि जो नेतृत्व है उसके पास इस देश को आगे ले जाने संबंधी विजन क्या है, वो भी बात अपने आप में साफ हो जाती है। इस देश की जनता विश्वास किस पर कर रही है? दो नेता हैं, राहुल गांधी जी हैं और नरेंद्र मोदी जी हैं। इनके ऊपर किन पर भरोसा ज्यादा किया जाता है, इसके बारे में भी बहुत ज्यादा कोई विश्लेषण करने की और बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ये सारी चीजें बहुत स्पष्ट हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये सामने है। इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई विवाद का विषय है। तो इसलिए जो है इस सारे मामले में जी सर, इस सारे मामले में जो एक पक्ष है वो बड़ा स्पष्ट है, और इसका जो लाभ हो रहा है वो बीजेपी को हो रहा है। जी, मैं निश्चित रूप से कुछ असुविधा हो रही है। मैं मिलन जी आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा कि इस एक पब्लिक परसेप्शन तो आपके लिए बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर है बनिस्बत कांग्रेस के, और उसका फायदा आपको मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये परसेप्शन बनाने में भारतीय जनता पार्टी को काफी परिश्रम लगा, और सरकार चलाकर जो हमने डिलीवर किया है 10 वर्षों में, और मध्य प्रदेश में 20 वर्षों में, उसमें वर्षों बरस कई पीढ़ियां गुजर गई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच अपनी कथनी और करनी को स्थापित करने में कामयाबी हासिल की है। यही हमारी मूलभूत और आधार नींव है, जिसके कारण हम मजबूती से अपनी इमारत को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ऊंचाइयों पर छूते जा रहे हैं। अब ये विवेक भाई आपातकाल की याद दिला रहे थे, तो अच्छी बात है। विवेक भाई को शायद आपातकाल 1975 का याद होगा, और नहीं याद होगा तो मैं उनको याद दिला दूं कि बेवजह किस प्रकार से भूतपूर्व आपकी ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किस प्रकार से लाखों लोगों को बेवजह जेलों में ठूस दिया था, और 1-2 साल किस प्रकार से रखा, ये भी देश ने देखा है। तो आपातकाल की जो परिभाषा है वो हमसे बेहतर कौन जानता हो, देश बहुत अच्छे से इसको महसूस कर चुका है। और रही बात, आप अभी बहुत बार मणिपुर की जिक्र करते हैं, तो मणिपुर का जिक्र करते करते संदेश खाली का जिक्र करना क्यों भूल जाते हैं कि वहां भी किस भीभत्स तरीके से महिलाओं के साथ जो किया गया, क्या वो जायज था? आपकी जो स्थिति है वो एक जगह राजनीतिक रूप से करती है, लेकिन महिलाओं की जब आप बात करते हैं तो आपको अपने नेताओं के बयानों पर ध्यान देना चाहिए, जहां महिलाओं को टंचमाल और बच्चा पैदा करने की मशीन खुलेआम कहा जाता है। और जब एक महिला अभिनेत्री को चुनाव लड़ाया जाता है तो उसके प्रकार किस प्रकार से मंडी के भाव से आपके राजकीय प्रवक्ता तुलना करते हैं, और आप उसकी भी जय जयकार करते हैं। तो ये किसी से छुपा नहीं है, दोहरा चरित्र आप राजनीति के सहारे जो करते आए हैं, क्योंकि लंबे समय तक आप सत्ता में रहे। सत्ता में रहने के बाद 6 दशकों में राज करने के बाद भी लगभग आज आप सकारात्मक राजनीति की दिशा में आप अपने कामों को गिना नहीं पा रहे, यही आपकी असफलता है। और लगातार एक तथाकथित गांधी परिवार के बंधुआ मजदूर के रूप में कांग्रेस का तमाम नेतृत्व जो काम करता आया है, और आज उसी की ही परिणति है कि कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आज वो अपने कार्यों की गिनती नहीं गिना पा रही है। आज अमेठी छोड़कर वायनाड का रास्ता अपनाना पड़ रहा है राहुल गांधी को।
रायबरेली के लिए ढूंढे खोजे से प्रत्याशी नहीं मिल रहे जो कभी इनकी गढ़ कहा जाता था। प्रतिक्रिया लेता हूँ, क्या कहेंगे विवेक जी? देखिए, निश्चित ही चलिए, मणिपुर का नाम तो निकला, बार बार संदेश खाली तक प्रधानमंत्री महोदय पहुंच जाते हैं, परंतु मणिपुर उनके मुंह से फूटता तक नहीं है। संदेश खाली क्यों जाते हैं? पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं, सत्ता का लालच बार बार उन्हें पश्चिम बंगाल ले जाता है। अरे मैं कहता हूं, कौन सा मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं कि मणिपुर जाके भी वहां पे शांति व्यवस्था को स्थापित किया जाए। बार बार निरंतर हम कह रहे हैं कि भाजपा का दोहरा चरित्र है। भाजपा एक तरफ बात करती है भ्रष्टाचार खत्म करने की, और भ्रष्टाचारियों को बार बार अपने दल में क्यों शामिल करा रही है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। चंदे के रूप में किन भ्रष्टाचारियों से उन्होंने पैसा लिया, ये भी जनता ने देखा। निरंतर जनता के बीच में भाजपा की पोल खुलती जा रही है, जिससे घबरा के भाजपा के कई सांसद के प्रत्याशियों ने अपना टिकट वापस करने के लिए कार्यालय के चक्कर तक लगाए। तो निश्चित ही आज देश में एक परिवर्तन की लहर है। देश की जनता मूल मुद्दों पे, विकास पे बात करना चाहती है। मोदी जी ने 10 साल में क्या किया, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें। क्या फायदा हुआ नोटबंदी करने से, किस काले धन पे आपने कितनी लगाम लगा ली, कितना भ्रष्टाचार रोक लिया, आपने पूरे देश को आर्थिक आपातकाल के रूप में धकेल दिया, उससे फायदा क्या हुआ? कम से कम अपनी उपलब्धियां तो बताएं। 10 सालों में कितने भ्रष्टाचारियों को आपने जेल में डाल दिया, कितने लोग जो भारत की जनता का पैसा लेकर विदेश में भाग गए, शरण ले ली, कितने लोगों को वापस ला पाए? आप तो चुपचाप से नवाज शरीफ जी के यहाँ बिरयानी खाने चले गए थे। आप कहीं ना कहीं अपने ही कथनी और करनी में अंतर जनता के बीच में आप स्पष्ट नहीं कर पा रहे। आज देश की जनता जानती है भ्रष्टाचार के बारे में। आप चुनावी मंचों पर से बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर उन्हीं भ्रष्टाचारियों को भाजपा में शामिल करके आप शुद्धिकरण के साथ चर्चा समाप्त करूंगा सुरेश जी। नहीं, ये देखिए, मैंने जैसा बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जी। और मेन बात ये है कि ये जो चुनाव है इस बार का 2024 का चुनाव, ये भारत के निर्माण का चुनाव है। यदि कांग्रेस अपनी तरफ से ये कह देगी कि हम निर्माण करने का तरीका हमारे पास ये है और हम इस आधार पर निर्माण करेंगे, केवल कमियां निकालने से निर्माण का संदेश नहीं जाता। और बीजेपी जैसा संदेश देने की कोशिश कर रही है, उसके आधार पर देश की जनता ये तय कर चुकी है, उसने ये लगभग मानस बना लिया है कि देश का जो एक निर्माण का तौर तरीका है, जिसमें तीनों चीजें शामिल है। पहली बात ये शामिल है कि आप डेवलपमेंट का तरीका किस प्रकार का करना चाहते हो। डेवलपमेंट में केवल ये नहीं है कि आपने जो है सड़कें बना दी और बिजली अच्छी ला दी। अधोसंरचना के साथ साथ मानवीय सूचकांक जो है वो भी आगे बढ़े। जो सांस्कृतिक उत्थान की बात है वो भी साथ चले, क्योंकि सांस्कृतिक उत्थान के बिना नीरस डेवलपमेंट का कोई मायने नहीं है। यदि किसी ने बहुत बढ़िया डेवलपमेंट किया है, यानी कि दूसरी भाषा में ये कहें कि आपने एक बहुत बढ़िया भवन बना लिया और उसके अंदर अच्छे एयर कंडीशन कमरे बना लिए, लेकिन बाहर गेट पर गणेश जी की प्रतिमा या जो एक लगाते हैं वो नहीं लगाई, तो फिर आपका वो महल जो है, वो महल तो दिखाई देगा लेकिन वो सांस्कृतिक महल दिखाई नहीं देगा। तो जो भारत का निर्माण हुआ है, चाहे हमने कुछ भी उसमें देखा हो, उसके अंदर बिना गणेश जी वाला निर्माण हुआ था भारत का 1947 के बाद से आज तक। तो अब जो परिवर्तन आ रहा है, सांस्कृतिक परिवर्तन, वो एक बड़ा मामला है। दूसरा जो एक बात ये है कि हमने जो मैन्युफैक्चरिंग के मामले में जिस तरीके से तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की, इसमें सभी राज्यों का, कांग्रेस की भी सरकारें शामिल होंगी, उनमें उनकी एक बड़ा योगदान है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके यहाँ आत्मविश्वास से डिलीवरी करने का बेस क्या है। जैसा मैं पिछली बार कह रहा था, मेरी बात थोड़ी रह गई थी, और उसमें यह है कि यदि मान लो आप ये कहते हो कि हम एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे, ये एमएसपी जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है, क्योंकि मंडियों के तहत एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जा सकता है मंडी एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, एमएसपी केंद्र सरकार अपने सामान खरीदी के लिए घोषित करती है। यदि हम राज्य की सरकारों में, यदि कांग्रेस की सरकारों में भी इसकी कानून बनाने का प्रावधान शुरू हो जाए, तो लोगों में, किसानों में ये विश्वास पैदा होगा कि ये सचमुच में कुछ करना चाहते हैं। तो आप केवल अनाउंसमेंट करना और एग्जीक्यूशन करना, ये दोनों के अंतर में, दोनों राजनीतिक समूहों के बारे में इस समय जनता को सब अच्छे से समझ में आ रहा है। जनता निर्णय देगी, वो सबको मालूम है, क्या निर्णय देगी वो भी 90% लोगों को मालूम है। इसलिए ये जो है आलोचना और फिर एग्जीक्यूशन, दोनों का ये चुनाव बना हुआ है। इसके अंदर हमें साफ चीजें दिखाई दे रही जी। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कांग्रेस न्याय की बात कर रही है और भारतीय जनता पार्टी संकल्प की बात कर रही है। न्याय मतलब कमियों और अन्याय के विरुद्ध आवाज, और संकल्प मतलब कुछ कर गुजरने की जिजीविषा। तो कुछ कर गुजरने की बात, कुछ निर्माण की बात है, और एक तरफ जो खामियां हैं, जो समस्याएं हैं,
उनसे निपटने की बात है तो जनता किसकी बात सुनेगी, किसकी तरफ रुख करेगी, किसको अपना वोट देगी, किसका चयन करेगी, किसको सिरमौर बनाएगी, ये जनता के अलावा किसी को नहीं पता। तो देखते हैं कि इस बार 2024 का ताज किसके सर, सेहरा किसके सर बंधता है। IND एजेंडा में इतना ही। अब बन रहे IND 24 के साथ और देखते रहे IND 24। नमस्कार।